so let's continue. अच्छा, तो मिड रूट कंसिडरेशन में हमने जो बात की, थोड़ा सा रिपीटेशन कर देता हूं मैं। हमने बात की कि नॉर्मली मिड रूट कंसिडरेशन में आपको फिन्स मिलेंगे, इस्मसेस मिलेंगे, आपको वेब्स मिलेंगे, क्विल्डी सैक्स मिलेंगे। ये सारी आपकी मिड रूट कंसिडरेशन में आती है। मिड रूट पे जो आपको चेंजेस मिलती हैं वो आती हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो लाइकली चेंज है वो है एक एज शेप कनाल, जो कि लोअर प्रीमोलर में आपको मिलती है, जिसमें एक बक्कल कनाल एक अक्यूट एंगल पे बाइफरकेट करती है और लिंगुअल कनाल बन जाती है। तो सच दैट इसमें जो लिंगुअल कनाल होती है वो एक्चुअली कभी कभार दैट इज द एक्चुअल कनाल विच एंड्स अप टू द एपिकल फोरामेन। ठीक है, ये जो अच्छा, और ये एनाटॉमी किस तरह की बनती है? एनाटॉमी बनती है टाइप 5 सिचुएशन बनती है। टाइप 5 सिचुएशन क्या थी? ऊपर से एक, नीचे से दो। और इसमें भी किताब कहती है कि ये ज्यादातर जो पैलेटल कनाल या लिंगुअल कनाल होती है that ends up in a that ends up to the apical foramen and not and usually not the buccal canal, but पिक्चर में भी जैसे बताया हुआ है कि बक्कल कनाल भी एपिकल फोरामेन तक जा रही है और लिंगुअल कनाल भी जा रही है। तो ये मिड रूट कंसिडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है जब मैंने ये फाइंड किया था, मैंने अपने केस में करा था, मैं किया था, एंड आई टोल्ड माय सुपरवाइजर अबाउट इट। तो ही वाज वेरी हैप्पी दैट आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं तभी आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आज आपने पढ़ लिया है और आप जब भी लोअर प्रीमोलर खोलें तो कीप इट इन माइंड, लुक फॉर रूट कैनाल्स। हमारे कॉलेज में, नॉर्मली कॉलेज में बहुत सारी रूट कैनाल्स आ रही होती हैं। एवरी डे यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ कैनाल्स, लॉट ऑफ रूट कैनाल्स। तो हमारी रेजिडेंसी में एक रिकॉर्ड था कि एवरी मंथ 3-4 केसेस लोअर प्रीमोलर के 2 कनाल के साथ आते ही आते थे। मतलब इसमें कोई वो थी नहीं थी। मेरे पास अपने केसेस हैं जिसमें केनाइन में भी, लोअर केनाइन में भी बाइफरकेटेड कनाल्स हैं। लोअर प्रीमोलर्स में भी मैंने 2-2 कनाल्स ऑब्चुरेट की हैं। आई विल शेयर माय केसेस विद यू ऑल। तो दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट और काफी अच्छी प्रिवेलेंस है इसकी। हम प्रिवेलेंस वगैरह पे कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हम टॉपिक कवर कर सकते हैं। आप लोग बोर हो रहे हो तो जस्ट लेट मी नो, आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, किसी को भी टाइम का कोई इशू हो रहा हो, बहुत सबको हो रहा हो कि सैचुरेट हो गए हो, जस्ट लेट मी नो, सो आई विल एंड इट अप। ठीक है, नॉर्मली मेरी कोशिश है कि मैं 12 के बाद जब तक आप लोग चलें तब तक मैं चलता रहूं। अच्छा जी, अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के हम मिड रूट कंसिडरेशन पे थे। तो मिड रूट कंसिडरेशन में ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो गई। अच्छा, इस्मस की बात कर लें तो इस्मस की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ गई हमारे पास इस्मस की। सबको नजर आ रहा है? Everyone can see this? अच्छा जी, ओके। तो सी दिस इज द इस्मस क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? ये क्लासिफिकेशन इस्मस की क्लासिफिकेशन है, किम एट ऑल की क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आजकल जो है ना, ये इस्मस की क्लासिफिकेशन और ये इनवेजिनेटस की क्लासिफिकेशन और ये सारी क्लासिफिकेशंस नाम के साथ आ रही है। सो यू शुड नो हु इज द एक्चुअली हु एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस। तो उसका नाम जरूर पता होना चाहिए। तो ये किम की क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे मेंशन की भी है। तो इसमें क्लासिफिकेशन की 5 टाइप्स हैं। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, याद करने में भी इंशाल्लाह कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो याद कर ले, मेरे ख्याल से एक आध दफा आईएमएम में आई भी है ये, 3 साल पहले आईएमएम में आई है। ठीक है, तो टाइप 1 क्लासिफिकेशन है कि 2 कनाल्स होंगी आपस में, एक इस्मस जो होगा वो इनकम्प्लीट इस्मस होगा या एक फेंट कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द 2 कनाल्स। ठीक है, 2 कनाल के दरमियान एक फेंट कम्युनिकेशन होगी। टाइप 2 क्या है? 2 कनाल्स के दरमियान एक कंप्लीट कम्युनिकेशन होगी, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, फेंट नहीं होगी, एक स्टैब्लिश कम्युनिकेशन होगी। टाइप 3 ये है, 2 कनाल्स के दरमियान 2 कनाल्स होंगे और शॉर्ट एरिया होगा कम्युनिकेशन। नॉर्मली प्रीमोलर्स में हमें मिलता है, मैक्सिमली सेकंड प्रीमोलर्स में। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा होता है एक ही कनाल है, लेकिन होती वो 2 कनाल है, 2 ऑरिफिसेस होते हैं और वो पूरा एक छोटा सा एक वो बन रहा होता है, कम्युनिकेशन बन रही होती है। ठीक है, टाइप 4 में क्या होगा? टाइप 4 में मल्टीपल कनाल्स होंगी और इस्मस से जॉइंट होंगी, 1 2 3 4 भी हो सकती है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट इस्मस बिटवीन 3 और मोर कनाल्स, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है, और टाइप 5 जो है वो 2 और 3 कनाल होंगी और उनके दरमियान विजिबल कनेक्शंस नहीं नजर आएंगे। तो ये किम एट ऑल की क्लासिफिकेशन है। इस्मस की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको।
अच्छा, अब पॉइंट आता है कि टाइप 4 नॉर्मली हमें मैंडिबुलस सेकंड मोलर्स में मिलती है, और मैंडिबुलस सेकंड मोलर्स में हमें ये सी शेप कैनाल ये हमें मिलती है टाइप 4 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा आता है कि इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रही है, इसमें आ रहा है, तो आप इनको सील अप कैसे करेंगे? तो इनको सील अप करने के लिए अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, और इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली चीज आजकल चल रही है दैट इज बायोसेरामिक सीलर। इट इज इजीली अवेलेबल नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह शिपमेंट आने वाली है नासिर फिरोज के पास सेरा सील के नाम से। पहले थोड़ी थोड़ी आ रही थी, अब एक कंप्लीट शिपमेंट आने वाली है सेरा सील। इट इज एक्सपेंसिव, आई एम यूजिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह द रिजल्ट्स आर एक्सेप्शनल। मतलब मैं सी शेप कैनाल्स में और ऐसे केसेस में जहां आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस होती है, कैनाल स्पेस बहुत ज्यादा होती है, एंड यू नीड वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन, लाइक यू नीड डिवाइसेस सच एज एलिमेंट सिस्टम, ठीक है। और आपको ऐसी डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है जिसमें आपको वार्म गटा पर्चा कैनाल के अंदर इंजेक्ट करना पड़े, उसको प्लग करना पड़े, यानी कि कंडेंसेशन टेक्निक है या वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन टेक्निक है, एक शिल्डर की टेक्निक है, एक बुकैनन की टेक्निक है। हम ऑब्जर्वेशन वाले चैप्टर में दोनों टेक्निक्स पढ़ेंगे, उन टेक्निक से आप ऑब्जर्वेट कर सकते हैं इनको। लेकिन अभी जो इस चीज पे बहुत ज्यादा आया है और बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है और अच्छी सिस्टमैटिक रिव्यूज भी आ गए, वो बायोसेरामिक सीलर, which is also called as a BC sealer, ठीक है। keep it in mind, it is not it is a bioceramic calcium silicate based sealer. MTA based sealer और calcium silicate bioceramic sealers are both different things, ठीक है। तो कंफ्यूज ना करें, आपको सप्लायर अगर MTA सीलर बोल के दे रहा है, बोल रहा है ये भी वही चीज है, तो उसको बता दें कि वो चीज नहीं है। बायोसेरामिक सीलर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, खास प्रॉपर्टी ये इसका पार्टिकल साइज बहुत अच्छा है, इसकी फ्लोएबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, इट मूव्स इनटू द लैटरल कैनाल्स इतने प्यार से जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो इट इज बेटर कि अगर स्मसेस को सील करना हो या सी शेप कैनाल्स को करना हो तो यू यूज बायोसेरामिक सीलर्स। वी विल टॉक अबाउट सीलर्स इन द ऑब्जर्वेशन चैप्टर इंशाल्लाह सून, तो इंशाल्लाह वहां पे और मजीद डिटेल में बात हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली एपिकल कंसिडरेशंस की। मिड रूट कंसिडरेशंस की बात हो गई। मिड रूट कंसिडरेशंस में इसके अलावा मेरे हिसाब से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो अगर आता है तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एपिकल कंसिडरेशन, एपिकल कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिकल कंसिडरेशन में आपने तीन एपिकल एनाटमी जो बेस्ड है वो तीन चीजों पे बेस्ड है। एपिकल एनाटमी तीन मेजर चीजों पे बेस्ड है, ठीक है। एक होती है एपिकल कंस्ट्रिक्शन, जो कि नैरोएस्ट पार्ट होता है किसी भी कनाल का। एक होती है सेमेंटोडेंटिनल जंक्शन और एक होता है एपिकल फोरामेन, ठीक है। एपिकल कंस्ट्रिक्शन को माइनर एपिकल डायमीटर भी कहा जाता है। अगर आप ये पिक्चर आपको नजर आ रही हो तो इसमें इस पॉइंट पे जहां रूट कैनाल बिल्कुल मोस्ट कंस्ट्रिक्टेड है, इसको एपिकल कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ एनी कैनाल, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर योर ऑब्जर्वेशन शुड एंड, ठीक है। अच्छा जी, नीचे बात आ जाती है एपिकल कंस्ट्रिक्शन के नीचे एक हाइपरबोला बन रहा है, अगर आप देखें तो, ठीक है। ये हाइपरबोला या मॉर्निंग ग्लोरी जो है, ये एरिया जो है ये एक्चुअली कनाल का एरिया नहीं है, ये बाहर का एरिया है। यहाँ पे एपिकल कंस्ट्रक्शन पे या माइनर एपिकल डायमीटर पे आपकी कनाल एंड हो जाती है, और इसके बाद जो एरिया शुरू होता है वो शुरू हो जाता है सीमेंटम का एरिया। अंदर से सारी डेंटीन होती है कनाल के अंदर, और जब एपिकल कंस्ट्रक्शन के बाहर जाता है तो वो एरिया सीमेंटम का होता है, और जो एपिकल कंस्ट्रक्शन होती है वो सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन बन रहा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इट इन माइंड। ये देख लें, यहाँ पे डेंटिन एंड हो रही है और यहाँ पे सीमेंटम शुरू हो रही है। ये बाहर का पार्ट है सीमेंटम का पार्ट, ये अंदर का पार्ट है डेंटिन का पार्ट। You have to end your apical, you have to end your obturation at the minor apical diameter. The major apical diameter, also called as the apical foramen, is the radiographic apex. Major apical foramen is the radiographic apex which you see on a radiograph. Minor apical diameter is, you cannot see the minor apical diameter on the radiograph. इसी की basis पे
हम आगे चलकर बात करेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए कि ऑब्जर्वेशन को किधर एंड करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं इस इधर की सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन के नीचे क्या है। यहाँ पे जो पिंक पिंक नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर ऊपर तक पल्प है, सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन तक पल्प है, यानी एपिकल कंस्ट्रक्शन तक पल्प है। उसके नीचे क्या है, इसके नीचे पल्प नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ पेरिडोंटल टिश्यू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एपिकल स्टंप। एपिकल स्टंप क्या होता है? एपिकल स्टंप एक वो पेरिडोंटल टिश्यू है जो बाहर पेरिडोन्शियम का पार्ट है। अगर आप ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड देखें तो यहाँ पे बाहर ये पेरिडोंटल टिश्यू है, और ये वो पेरिडोंटल टिश्यू है जो दांत को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है और पेरिडोन्शियम को स्टेबलाइज रखा होता है। नॉर्मली व्हाट वी डू इज, जब हम वाइटल केसेस कर रहे होते हैं, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के केसेस कर रहे होते हैं, तो व्हाट वी डू इज वी गो थ्रू द एपिकल एरिया एंड वी एक्चुअली disrupt this apical stump. And when we disrupt this apical stump, we actually lose the major part which is providing vitality to the periodontium, which is actually keeping the tooth stable. और जब हम उसको एपिक्स को फोड़ देते हैं या एपिकल एरिया को एनलार्ज कर देते हैं या बाईपास कर जाते हैं एपिकल कंस्ट्रक्शन से और एपिक्स को बड़ा कर देते हैं और एक ही बड़ा फॉरमेन बन जाता है, और वो जो आपको अल्लाह ताला ने कनाल के अंदर एक नॉर्मली एपिकल कंस्ट्रक्शन दी थी, जो एक नैरोएस्ट पॉइंट दिया था, वो खत्म हो जाता है। तो होता ये है कि वहां से नीचे से एपिकल स्टंप भी खत्म हो जाता है, पेरिडोंटल टिश्यू भी खत्म हो जाता है, और वो एरिया अब इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और जब वो एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है और आपका पेशेंट नेक्स्ट विजिट में आता है तो पेशेंट कंप्लेन करके आता है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हुआ मुझे, और आप जब चेक करते हैं तो दांत बहुत टेंडर टू परकशन था। तो एक रीजन ये है टेंडर टू परकशन होने का कि आपने एपिकल स्टंप को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, एपिकल फोरामेन और एपिकल कंस्ट्रक्शन के दरमियान डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, एपिकल कंस्ट्रक्शन बता दिया मैंने क्या चीज है, माइनर एपिकल डायमीटर है, नैरोएस्ट पार्ट है। एपिकल फोरामेन क्या चीज है? एपिकल फोरामेन एक राउंडेड एज है, फनल है, क्रेटर है। ठीक है, यानी कि एक गड्ढा नुमा चीज है जो कि सीमेंटल कनाल को डेंटिनल कनाल से अलग कर रहा होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये सीमेंटल कनाल है और ये डेंटिनल कनाल है, ये अंदर से डेंटिन है, ये सीमेंटम है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज एपिकल फोरामेन, तो यू शुड नो दैट इट इज a part which is also called a major apical diameter. It is a crater like part or a funnel like part, and it differentiates the cemental canal from the dentinal canal. ठीक है, and you have to write the definition in apical consideration. जब आप कोरोनल कर लिया, मिड रूट कर लिया, जब एपिकल पे आएंगे आप शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आपको ये एपिकल कंस्ट्रक्शन को भी बताना है क्या होती है, आपको एपिकल फोरामेन को भी बताना है क्या होती है, और आपको ये भी बताना है कि सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टडीज दी हुई है इनकी ग्रोथ पे और साइजेस पे। हम उस स्टडीज को नहीं डिस्कस करेंगे, हम डायरेक्टली आगे जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि अब एपिकल थर्ड पे और क्या होता है। एपिकल थर्ड पे एक्सेसरी कनाल्स होती हैं। ठीक है, एपिकल थर्ड पे रिजॉर्प्शन डिफेक्ट्स होते हैं। जब एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन होती है तो वहां पे रिजॉर्प्शन डिफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। वहां पे एपिकल थर्ड पे कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं। एपिकल थर्ड पे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एपिकल थर्ड पे जाकर कम हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे आप कोरोनल थर्ड से एपिकल थर्ड पे मूव करते हैं तो देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो ये एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं होगा, और बुरी बात यह है कि वहां पे जब ट्यूब्यूल्स नहीं होंगे तो वहां पे अच्छी तरीके से आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड पेनिट्रेट नहीं करेगा और क्लीनिंग शेपिंग में मसला हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स पाथवे होते हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, और इसी वजह से जब हम रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ का चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है कि जैसे जैसे आप एपिकल एरिया में जाते रहते हैं वैसे वैसे एडहेशन टू द रूट डेंटिन कम होती रहती है। उसका एक मेजर वजह ये होती है एडहेशन टू द रूट डेंटिन कम होने की, जब आप बॉन्डेड टेक्निक से पोस्ट को लगा रहे होते हैं, जब आप
पोस्ट एंड कोर कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आप पोस्ट को बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं तो रूट डेंटिन एक अच्छा सबस्ट्रेट नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि उसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स नहीं है, और जब डेंटिनल ट्यूब्यूल्स नहीं होते तो वो जो आपको माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन मिलती है जो कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की वजह से मिल रही थी, वो भी नहीं मिलती। और जैसे जैसे एपेक्स पे जाते हैं ट्यूबुलर डायमीटर नैरो भी होता जाता है। लेकिन इन सारी बातों से एक बात ध्यान में रखें, ट्यूबुलर डायमीटर जितना नैरो होता है उससे नैरो आपका बैक्टीरिया का डायमीटर होता है। यानी कि जितना नैरो आपका ट्यूबुलर डायमीटर है उससे छोटा बैक्टीरिया होता है जब भी बैक्टीरिया पेनिट्रेट करता है। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमारी एपिकल कंसिडरेशंस में हमने अब तक कर ली। ठीक है, अब एपिकल कंसिडरेशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। हमने कोरोनल की बात कर ली, मिड रूट की बात कर ली, एपिकल की बात कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सवाल आता है। एमसीपीएस, एफसीपीएस पार्ट 1, एफसीपीएस आईएमएम एंड एफसीपीएस पार्ट 2 दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आई कि कहाँ पे हमने एपिकल कंसिडरेशन में बात कर ली कि सबसे बड़ा मसला यही है कि ऑब्जर्वेशन एंड कहाँ करनी है भाई। रेडियोग्राफ में आपको नजर ही नहीं आता सिमेट्रोडेंटियल जंक्शन, दांत के अंदर आप झांक कर देख नहीं सकते, तो आप किस तरह करेंगे। तो जब तक एपेक्स लोकेटर बना नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पेश की। उसमें अब हम दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। अच्छा जी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पेश की। इसमें सबसे पहले जो चीज पेश की वो पेश की वाइन ने। ठीक है, वाइन एट ऑल ने क्या बोला, वाइन एट ऑल ने बोला कि आप, वाइन एट ऑल ने बेस की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बोन रिजॉर्प्शन और रूट रिजॉर्प्शन। ठीक है, वाइन एट ऑल ने बोला कि अगर आपका कोई बोन और कोई रूट रिजॉर्प्शन नहीं है, ठीक है जी, नो बोन नो रूट रिजॉर्प्शन, ठीक है जी, तो आप रूट कनाल रेडियोग्राफिक एपेक्स से 1 मिलीमीटर शॉर्ट पे एंड कर देंगे, 1 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ रेडियोग्राफिक एपेक्स करेंगे। ठीक है, अगर उसने बोला कि बोन रिजॉर्प्शन है, सिर्फ बोन रिजॉर्प्शन है, तो आप 1.5 मिलीमीटर पे रूट कनाल को ऐड करेंगे। अगर बोन प्लस रूट रिजॉर्प्शन दोनों है, बोन रिजॉर्प्शन भी है और रूट रिजॉर्प्शन भी है, तो आप 1.5 मिलीमीटर शॉर्ट रेडियोग्राफिक एपेक्स से आप इसको फिनिश करेंगे। इसका रीजन क्या है, जो लोगों ने क्लिनिशियन, जो लोग क्लिनिशियंस हैं और जो लोग कर रहे हैं, आप लोग रेजिडेंसी में कर भी रहे होंगे, तो जब रूट रिजॉर्प्शन होती है और आप डायरेक्ट जाकर रेडियोग्राफिक एपेक्स पे जाकर आप अपनी जीपी छोड़ रहे होते हैं, जीपी को वहां तक लेकर जा रहे होते हैं, तो अक्सर होता यह है कि आपकी जीपी बाहर होती है एपेक्स से, क्योंकि इर्द गिर्द का एरिया रिजॉल्व हुआ है, बोन रिजॉल्व हुई हुई है, आपकी जीपी बाहर होती है। और आपको एपिकल पेरिडोंटाइटिस के चैप्टर में क्लियरली बात मिलेगी कि जब भी आप ओवर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपकी प्रोग्नोसिस गिर जाती है, अप टू नियरली 40% आपकी प्रोग्नोसिस गिर जाती है अगर आप ओवर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अंडर ऑब्जर्वेशन इज बेटर देन ओवर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ओवर ऑब्जर्वेशन के बाद एक और बड़ा मसला ये होता है, पूरा एक कैस्केड चल पड़ता है जिसमें आपके मैक्रोफेजेस आते हैं और मैक्रोफेजेस जो है वो डबल अप होकर आ जाते हैं। ठीक है, डबल मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और वो मैक्रोफेजेस कोशिश करते हैं कि उस जीपी को खा लें। तो वो पूरा कैस्केड जो रिएक्शन चलता है इन्फ्लेमेशन का, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है और बॉडी को वो डिफेंस मैकेनिज्म पूरा झेलना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा एपिकल एरिया में चांसेस होते हैं कि क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस डेवलप हो जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, under observation is better than over observation. Always use apex locators to identify the cementodential junction or the apical constriction. Okay, if you're not using apex locators and just relying on radiographs, buy an apex locator as soon as possible, because apex locator will save you from all your failure cases. ठीक है, apex locator लें और apex locator को सेट करें 0.0 की रीडिंग पे, और 0.0 की रीडिंग पे करने के बाद लेंथ लेने के बाद 0.5 मिलीमीटर रिड्यूस करें, और 0.5 मिलीमीटर रिड्यूस करने के बाद आप वहां पे ऑब्जर्वेट करें। दिस इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है कि 0.0 पे प्रिपेयर करके आपने 0.0 पे ही फिनिश करना, नहीं, आप 0.5 मिलीमीटर रिड्यूस रखें, बिकॉज देयर आर टाइम्स कि जीपी आपकी स्लिप कर सकती है नीचे। तो ऑलवेज
Get this in mind, you don't have to over obturate, you have to keep within the limits. Now अच्छा वाइन ने ये कर दी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ ऑथर्स ने रेकमेंड किया कि आप, नाउ ऑथर्स की रिकमेंडेशन, ऑथर्स की रिकमेंडेशन क्या थी कि आप 1 to 3 मिलीमीटर शॉर्ट रह सकते हैं, 1 से 3 मिलीमीटर शॉर्ट रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल और नेक्रोटिक केसेस, ठीक है जी। अब अगर वाइटल केस आप कर रहे हैं तो वाइटल केस में ऑथर ने रेकमेंड किया कि आप वाइटल केसेस में 2 से 3 मिलीमीटर शॉर्ट कर लें, 2 to 3 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ एपेक्स आप ऑब्चुरेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्रोटिक के केसेस में या एट द एपेक्स या 2 मिलीमीटर फ्रॉम द एपेक्स, एट और 2 मिलीमीटर, ये देख लें, ये मैं इसको 0 to 2 मिलीमीटर बोलता हूं, यानी कि एट द सीमेंटोड एट द रेडियोग्राफिक एपेक्स या 2 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द रेडियोग्राफिक एपेक्स। इससे क्या क्लिनिकल पॉइंट साबित होता है, जो हमने बात की थी एपिकल स्टंप की, इससे यह साबित होता है कि जो एपिकल स्टंप है वो वाइटल केसेस में एपिकल स्टंप मौजूद होता है, और वाइटल केसेस में एपिकल स्टंप एक एक्चुअली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है एपिकल एरिया में, लेकिन नेक्रोटिक केसेस में वो एपिकल स्टंप भी खत्म हो चुका होता है। एक और मैं आपसे क्लिनिकल पॉइंट डील डिस्कस करता हूं जो कि मैंने फील किया है कि जब भी आपसे ओवर प्रिपरेशन एपेक्स की हो जाएगी और पेशेंट को आप सेकंड विजिट पे बुलाएंगे, ठीक है, तो वो जो एपिकल स्टंप होता है वो आपकी जो कनाल के अंदर मूव कर जाता है। आपने पहला विजिट किया, एपिकल स्टंप को उड़ा दिया, निकाल दिया, ठीक है, और प्रिपेयर कर दिया कनाल को। जो वाइटल केस था, आपने वाइटल केस में एपिकल स्टंप को ठीक ठाक नीचे से कचुम्बर बना के फारिग कर दिया। नाउ आपने पेशेंट को भेजा, 2 हफ्ते बाद बुलाया, 1 हफ्ते बाद बुलाया, हीलिंग हुई। अब वो जो आपने एपिकल एरिया में, लेट सपोज ये आपका दांत था और ये आपकी एपिकल कंस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एपिकल कंस्ट्रिक्शन थी और इस एरिया में आपका एपिकल स्टंप था। आपने प्रिपेयर किया कनाल को इस तरह कि आपने ये पूरा नीचे जाकर ये खोल दिया, कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं रही। अब जब एरिया पूरा खुल गया है तो नेक्स्ट मिनट में होगा ये कि एपिकल पेरिडोंटल टिश्यू अंदर माइग्रेट कर जाएगा और पेरिडोंटल टिश्यू इस जगह को माइग्रेट कर जाएगा। और जब आप फाइल डालेंगे, जब आप फाइल डालेंगे और आपने एनेस्थीसिया नहीं दिया होगा, आइडियली डोंट डू दिस, बट इफ यू आर तुर्रम खान, और आजकल नहीं, इस पे काम भी बहुत हो रहा है लिटरेचर में कि सेकंड विजिट में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एनेस्थीसिया दें, ठीक है। my personally what I do is if I am doing a lower molar, I never give a block again. I always just anesthetize the buccal and the lingual area in the second visit because I am sure about the pulpectomy which I have done, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया और आपने उस पहले विजिट में एपेक्स फोड़ा हुआ तो एपिकल कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। एपिकल स्टंप का जो पेरिडोंटल टिश्यू है वो ग्रो करके अंदर आ सकता है, और जब वो ग्रो करके अंदर आ जाएगा तो जब आप एपेक्स पे फाइल लेके जाएंगे तो पेशेंट को पेन हो, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है जब भी आपको एपिकल स्टंप को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। नाउ बेस्ट प्रोग्नोसिस क्या आती है? बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है जब आपने एपिकल कंस्ट्रक्शन पे एंड किया है, ठीक है, और आपने एपिकल स्टंप को प्रिजर्व किया। और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है कि अगर आप एंड कर दें बियॉन्ड द एपिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। बोर तो नहीं हो रहे? एवरीथिंग इज गोइंग गुड नाउ? बोरियत है, बोर हो रहे हैं, वी कैन शिफ्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, को मसला नहीं, ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इससे पहले हमने जो सवाल किया वो सर 12 बजे एंड कर दें प्लीज। 12 बजे एंड कर दें, ओके, चलें देखते हैं इंशाल्लाह। अब मेजॉरिटी वोट कर दे, 12 बजे एंड करना है कि चलते रहें? Is there any side effect of short obturation? Short obturation is not good at all. Short obturation से भी आपकी प्रोग्नोसिस बहुत कम हो जाती है। There are likely chances कि सबसे ज्यादा जो एपिकल थर्ड में बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो एपिकल थर्ड का जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे ज्यादा नोटोरियस होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और वही इन्फेक्शन कॉज करवाता है और परसिस्टेंट डिजीज रखता है। तो ऑलवेज 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 measure the canal length through an apex locator and
follow the protocols and end it up in a complete obturation at the cemento-dential junction or the apical constriction. Mid-root common and mandibular first premolar or second premolar, ये देखना पड़ेगा, आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन मैंडिबुलर प्रीमोलर्स लिखा हुआ है किताब में. अच्छा जी, अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के 12 बजे एंड करते हैं, 5 मिनट है तो हम 5 मिनट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स या गाइडलाइंस फॉर एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन, ये इसी तरह सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव्स गाइडलाइंस. अब किसको नहीं पता ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन की? आई गेस जितने भी पीजीज हैं वो आईएमएम के लेवल तक तो इतनी एंडो कर चुके होते हैं कि उनको गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स पता होते हैं. लेकिन जब ये आया था ना गाइडलाइंस एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन की, तो आप जब अपनी मर्जी से अपने उसमें ठोका ठाकी करते हैं और अपनी मर्जी से इसको लिखते हैं, तो वहां पे होता यह है कि वो की से मैच नहीं कर रहे होते पॉइंट्स, या सीक्वेंस की से मैच नहीं कर रहा होता और उसको वो नंबर पूरे नहीं मिलते आपको. तो याद कर लें, सीक्वेंस बहुत आसान है इसका. पॉइंट 1 है जो हम हर दफा करते हैं, रिमूव ऑल कैरीज, या हम फाइनल ईयर को सुपरवाइज करते हुए, हाउस अफसर को सुपरवाइज करते हुए इसको करते हैं कि रिमूव ऑल कैरीज. दूसरा है कंजर्व टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है. तीसरा है अनरूफ कर लें पल्प चैम्बर को. चौथा है रिमूव कर लें तमाम पल्प को, ऑल कोरोनल पल्प. पांचवा ये है सारे कनाल ऑरिफिसेस को लोकेट कर लें, ठीक है. और छठा ये है कि स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट एक्सेस टू द कनाल, स्ट्रेट लाइन एक्सेस क्रिएट कर लें. और सातवां ये है कि रेस्टोरेशन चेक कर लें, गुड क्वालिटी की है, असेसमेंट कर लें, रेस्टोरेशन असेसमेंट, ठीक है जी. तो ये 7 गाइडलाइंस हैं एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन की, ये टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है. आपको वैसे तो सब कुछ पता ही है, जब रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप तमाम कैरीज रिमूव करते हैं, तमाम ओल्ड फिलिंग्स को रिमूव करते हैं. फिर आप कोशिश करते हैं कि जहां से कैरीज लगी हुई है कैरीज ड्रिवन एक्सेस करें, यानी कि कंजर्व कर लें टू स्ट्रक्चर को, एक्स्ट्रा ना खोलें, ठीक है. जब आप कैरीज ड्रिवन एक्सेस कर लेते हैं तो आप दूसरा काम क्या करते हैं, पल्प चैम्बर की रूफ को हटाते हैं. फिर तीसरा काम क्या करते हैं, कोरोनल टिश्यू, सारा एक्सकेवेटर लेकर कोरोनल टिश्यू को आप एम्प्यूटेट कर लेते हैं. कोरोनल टिश्यू को एम्प्यूटेट करने के बाद आप JW17 या आपका JW17 या आप DG16 लेके उसको आइडेंटिफाई करते हैं कनाल को, ऑरिफिस को. फिर आप ऑरिफिस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखते हैं कि आपको तमाम ऑरिफिस नजर आ रहे हैं, एक ही गो में नजर आ रहे हैं, यानी कि कोई ऑरिफिस छुप तो नहीं रहा है. यानी कि आप ट्रेडिशनल एंडोडोंटिक कैविटी खोलते हैं, कंप्लीट एक्सेस ऐसे खोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन हो जाए, या आप कोरोनल कैविटी को फ्लेयर अप करते हैं विद गेट्स ग्लिडन या विद ओपनर्स, और उसके बाद फिर आप रूट कनाल को एंड अप करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, और आप फिर जो आप फाइनल रेस्टोरेशन दे रहे होते हैं उसको असेस करते हैं. तो ये बेसिक गाइडलाइंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन, ठीक है जी. तो ये इसी तरह ही आते हैं एग्जाम में और इसी तरह ही आपने याद करने हैं, ठीक है जी. नाउ अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारा लेक्चर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही रह गया, 5 मिनट रह गए, उसके बाद वैसे ही जूम मीटिंग बंद हो जाएगी, तो ये जूम मीटिंग तक हम एंड कर लेंगे ताकि रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी. अब स्टेप्स टू कंसिडर है, स्टेप्स टू कंसिडर एंड एक्सेस, वो याद रहे, वो गाइडलाइंस टू एक्सेस प्रिपरेशन, ठीक है. ये स्टेप्स टू कंसिडर एंड एक्सेस प्रिपरेशन, ठीक है जी. तो ये पहले कोशिश करेंगे सारे स्टेप्स याद कर लें, फिर हम एक एक स्टेप को पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर देंगे. तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ द लाइकली इंटरनल एनाटॉमी, विजुअलाइजेशन ऑफ लाइकली इंटरनल एनाटॉमी, ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ सीज एंड ओक्लूजल एनाटॉमी,
evaluation of CEJ and occlusal anatomy। तीसरा पॉइंट ये प्रिपरेशन ऑफ एक्सेस कैविटी। एक्सेस कैविटी कहां कहां से कर सकते हैं आप? occlusal साइड से भी कर सकते हैं और आप इंसाइजल से भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा ये है कि ऑल डिफेक्टिव रेस्टोरेशंस को रिमूव कर दें। ये ऑब्जेक्टिव से बहुत क्लोज हैं, लेकिन इसमें इन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है। ऑल डिफेक्टिव रेस्टोरेशंस को रिमूव कर दें, ठीक है। छठा ये है रिमूव ऑल अनसपोर्टेड टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, रिमूव ऑल अनसपोर्टेड टूथ स्ट्रक्चर। फिर सातवां क्या होगा? स्ट्रेट लाइन एक्सेस लें, स्ट्रेट लाइन एक्सेस टू द फर्स्ट कर्व, ठीक है। और फाइनली आठवां ये है कि इंस्पेक्शन करें पल्प चैम्बर, वॉल्स एंड फ्लोर। पल्प चैम्बर, वॉल्स एंड फ्लोर। अब मसला हमारे एग्जाम का ये है कि जब PCQ हो तो समझ में आता है, लेकिन जब ये सारे स्टेप्स टू कंसिडर एन एक्सेस प्रिपरेशन लिखते हैं तो मुझे भी ये सारे स्टेप्स इस तरह लाइन में मैं अपने दिमाग में विजुअलाइज करके ही कर सकता हूँ, क्योंकि रूट कैनाल तो इतनी करते हैं कि कर लें, लेकिन कोशिश करेंगे अगर याद कर सकते हैं तो कर लें। बहुत आसान है, वहां पे भी बहुत आसान था, वहां पे पैटर्न कुछ और शुरू हो रहा था, यहाँ पे पैटर्न कुछ और शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल एनाटॉमी को विजुअलाइज करना है, फिर आपने CEJ और ओक्लूजल सरफेस को, CEJ और ओक्लूजल सरफेस की इवैल्यूएशन करनी है, फिर एक्सेस कैविटी खोलनी है, ओक्लूजल से खोलने हैं, इंसाइजल से खोलने हैं। जब एक्सेस कैविटी डिफेक्टिव रेस्टोरेशन हटानी है, अनसपोर्टेड स्ट्रक्चर हटाना है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस लेनी है, और पल्प कनाल वॉल्स और चैम्बर को, फ्लोर को, वॉल्स को आपने विजुअलाइज करना है, इंस्पेक्ट करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ द लाइकली इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ द लाइकली इंटरनल एनाटॉमी दो चीजों के साथ होती है। पहला पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ लाइकली इंटरनल एनाटॉमी। विजुअलाइजेशन ऑफ लाइकली इंटरनल एनाटॉमी किस तरह कर सकते हैं आप? ये इसके बेसिक दो मेथड्स हैं। एक तो आप रेडियोग्राफ्स के थ्रू कर सकते हैं या CBCT के थ्रू कर सकते हैं। आप मल्टीपल एंगल पे रेडियोग्राफ शूट करें, आपको पता चल जाएगा कि आपने किधर से आपने देखनी है आपकी इंटरनल एनाटॉमी कितनी किधर है, आपका चैम्बर फ्लोर किधर है, आपका चैम्बर रूफ किधर है, ठीक है। दूसरा यह है कि आप विजुअलाइजेशन इस तरह कर लें कि आप एक प्रोब लें और प्रोब को, लेट सपोज ये आपका दांत का सर्वाइकल एरिया है, ठीक है, प्रोब लें और प्रोब को ये सर्वाइकल एरिया में चलाएं। अब जैसे जैसे सर्वाइकल एरिया में आप चला रहे होंगे तो हम आगे CEJ में क्राइजनर रैंको के जो लॉज हैं उस पे, लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी पे बात करेंगे कि जब आप CEJ के लेवल पे प्रोब को घुमाते हैं तो लेट सपोज एक दांत है जिसमें नॉर्मल से हटकर एक बल्ज आपको मिलता है प्रोब पे। जब नॉर्मल से हटकर एक बल्ज मिलेगा तो उसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी के हिसाब से यहां पे कनाल के अंदर भी एक बल्ज होगा। लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी हम क्राइजनर रैंको के लॉज में पढ़ेंगे अगले इवैल्यूएशन ऑफ द CEJ ओक्लूजल एनाटॉमी में। उसमें यही बात बताता है कि कंसेंट्रिसिटी क्या होती है। कंसेंट्रिसिटी ये होती है कि जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर से हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये होगा। तो लाइकली एनाटॉमी आप रेडियोग्राफ्स के थ्रू देख सकते हैं, आप पैल्पेट कर सकते हैं अपनी उंगली से अटैच जिंजवा को, ठीक है, और देख सकते हैं कोई उभार तो नहीं है रूट में, ऐसा तो नहीं है कि कोई रूट में उभार हो। या आप प्रोब लेकर सर्वाइकल एरिया में रन करें प्रोब को, जब जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। जब भी मैं अपने हाउस ऑफिसर्स को या फाइनल ईयर को ट्रेन कर रहा होता हूँ तो मैं उनको एक बात सिखाता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ दांत को देखकर, कैरीज को देखकर फट करके चैम्बर नहीं खोलना, आपने उससे पहले कुछ प्री एम्प्ट करके प्री स्टेप्स लेना है ताकि आप बेहतर हो जाए आपका मामला। उसमें सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप एक सबसे पहले देखते हैं कैरीज किधर है, रेडियोग्राफ लेते हैं, रेडियोग्राफ देखते हैं चैम्बर की क्या पोजीशन है, चैम्बर की पोजीशन के अलावा देखते हैं कहीं कोई कैल्सिफिकेशन मौजूद तो नहीं है, कहीं कोई पहले रेस्टोरेशन मौजूद तो नहीं है, ठीक है, चैम्बर कितना रिसीडेड है आपका, किस लेवल पे चैम्बर है। दूसरा, आप प्रोब लेकर जब सर्वाइकल एरिया पे रन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कोई अगर बल्ज है तो वहां पे मेरी कनाल भी मुझे ऊपर से करनी है,
ठीक है, अगर कनाल आप ऊपर नहीं लेकर जाएंगे तो कनाल वहां पे आप मिस कर सकते हैं कनाल। वहां पे आपको कनाल के अंदर जब आप सीजे के लेवल पे जाएंगे तो चूंकि आपको बाहर एक कॉन्वेक्सिटी मिल रही है, एक एक्स्ट्रा बल्ज मिल रहा है, देयर आर लाइकली चांसेस कि आपको चैम्बर के अंदर भी डेंटीन बल्ज मिले, सो यू हैव टू रिमूव दैट डेंटीन बल्ज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल एनाटॉमी, रेडियोग्राफ एंड पैल्पेशन ऑफ द अटैच्ड जिंजिवा। ठीक है, दो काम करते हैं रेडियोग्राफ, वही एंगुलेटेड दो रेडियोग्राफ लेते हैं और पैल्पेशन ऑफ द लाइकली इंटरनल एनाटॉमी करते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज evaluation of the cemento-enamel junction and the occlusal tooth anatomy। ठीक है, normally excess cavity, ठीक है, evaluation of CEJ मैं लिख देता हूँ, evaluation of J। ठीक है, नॉर्मली हम occlusal से ही ओपन करते हैं मोलर्स में, और हम लिंगुअल साइड से ओपन करते हैं इंसाइजर्स में। जब दांत रोटेटेड होते हैं, मेल पोजिशन होते हैं, या आपको पता होता है कि आप लिंगुअल साइड से ओपन नहीं कर सकते तो आप बकल साइड से ओपन करते हैं, या आप सेंटर से ओपन करते हैं, यानी आप इंसाइजल ओपनिंग करते हैं। क्रेजनर रैंको ने लॉज निकाले, ठीक है, बहुत सारे लॉज निकाले, मैंने कोशिश की उनको आसान करने की। ठीक है, आई ट्राई कि मैं जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता मैं उसको अगर करवा सकूं तो। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो एक लॉ आया, मैं ऐसे समझा दूंगा कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद ना करने पड़े। ठीक है, वैसे ये फाइनल ईयर के लेवल पे, और अगर आप आईएमएम आपका अब तक नहीं हुआ, R1 के लेवल पे एक ये समझें कि मैं बोलता हूँ उसको एंडो चेक होता है कि इफ यू नो, अच्छा ये हाउ टू डिटरमाइन कैल्सिफिकेशन, मैं आपको ये रिप्लाई करता हूँ उसका। अच्छा जी, कैल्सिफिकेशन अगर आएगी तो जाहिर सी बात है रेडियोग्राफ पे रेडियो ओपेक नजर आएगी कैल्सिफिकेशन, और चैम्बर नॉर्मली रेडियोल्यूशेंट होता है बिकॉज़ इट हैज पल्पेनेट। अच्छा, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेंट्रलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी स्टेट्स कि तमाम कनाल जो होंगी वो सेंटर में मौजूद, तमाम जो चैम्बर होगा वो सेंटर में ही मौजूद होगा। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये आपका सीजे के लेवल पे कट स्पेसिमेन है और आपको चैम्बर इसके सेंटर में मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर दांत जैसा है उसी शेप के अंदर चैम्बर होगा, तो लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी स्टेट्स दैट द वॉल्स ऑफ द चैम्बर आर कंसेंट्रिक टू द एक्सटर्नल वॉल एट द लेवल ऑफ द सीजे। ठीक है, सिंपल हो गया ये, एक्सटर्नल सरफेस से इंटरनल सरफेस जो चैम्बर का है वो कंसेंट्रिक है, वॉल्स ऑफ द चैम्बर। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे दो लॉज। ठीक है, अब एक और यही लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी भी यही कहता है कि जो एक्सटर्नल सरफेस होगा वो इक्वल डिस्टेंस में होगा फ्रॉम ऑल द सरफेसेस एट द लेवल ऑफ द सीजे टू द चैम्बर। ठीक है, और वो एट द लेवल ऑफ द सीजे होगा, यानी कि जो चैम्बर है आपका वो एक्सटर्नल वॉल से हर तरफ से 3 डायमेंशनली इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि जो डेंटीन है वो इक्वल डिस्टेंस पे एट द लेवल ऑफ द सीजे। ये भी लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी या लॉ ऑफ सीजे कहा जाता है। अच्छा, इसमें किताब में थोड़ा सा लॉ ऑफ सीजे नहीं दिया हुआ, किताब में सीजे दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ आई गेस, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से किताब में दिखा दिया हुआ है लोकेशन ऑफ द सीजे। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली क्रेजनर रैंको के 2004 के आर्टिकल में, ये डेंटल जेओई के आर्टिकल में, ये जेओई के आर्टिकल की तस्वीरें हैं, उसमें ये लॉ ऑफ सीजे दिया हुआ है। और अभी जो आईएमएम हुआ था उसमें भी उनमें इन्होंने लॉ ऑफ सिमेट्री 1, लॉ ऑफ सिमेट्री 2 करके दिया